गुड मॉर्निंग दोस्तों, साइंस मेथड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि विज्ञान की शिक्षण विधियों की पिछली वीडियो में हमने बात की थी विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो देखो, आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे किसकी में विज्ञान के जो शिक्षण सूत्र हैं उन शिक्षण सूत्रों के बारे में। देखो, शिक्षण सूत्र, ठीक है। देखो, शिक्षण सूत्रों में से भी अक्सर का क्वेश्चन आता रहता है, वो डाल देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही है विज्ञान के अनुसार, ठीक है। तो आपको मैं जितने भी शिक्षण सूत्र बताऊं वो सारे के सारे शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। और अगर मैं इसकी देखो डेफिनेशन की बात करूं, किसकी, शिक्षण सूत्र की परिभाषा की, शिक्षण सूत्र। देखो, अगर शिक्षण सूत्र की अगर बात करें तो शिक्षण सूत्र होता क्या है। आपने जैसे कि सभी बीएडधारी हैं तो हमको किसी स्कूल में पढ़ाना है, तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित टारगेट होता है कि जो कक्षा के अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी क्या हैं, जो हम जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि वो जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो उस चीज़ को सीखें, यही तो होता है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, जो शिक्षण कार्य है, मैं जो कार्य करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ, शिक्षण कार्य। तो इस शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र। क्लियर हुआ ये बात। देखो, फिर से देखो, समझने एक बार, जो शिक्षक होता है वो क्या कराता है, विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य कराता है। अब उस शिक्षण कार्य का वो क्या रखता है, एक निर्धारित लक्ष्य रखता है कि मैं ये जो शिक्षण कार्य है ये इनके लिए क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। तो शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए जो अध्यापक होता है, जिन शिक्षण सूत्रों का, जिन सूत्रों का उपयोग करता है वो क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र। तो देखो, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, थोड़ा सा मैं ये और बता देता हूं कि जो शिक्षण सूत्र हैं ये शिक्षण सूत्र दिए किसने थे, इनका प्रतिपादक कौन है। तो देखो, आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो है हर्बर्ट स्पेंसर कमेनियस, ठीक है। देखो, ये जो नाम है ये इंग्लिश ट्रांसलेट किए हुए नाम है, हम इनको हिंदी में लगते हैं तो इनके नामों में थोड़ी गड़बड़ भी मिल सकती है। हर्बर्ट स्पेंसर कमेनियस। अब देखो, कहीं कहीं स्पेंसर लिखा मिलेगा, ये जो हर्बर्ट है ये भी अलग रूप में, हिंदी में अलग रूप में लिखा मिलेगा आपको, तो इससे कंफ्यूज मत होना। हर्बर्ट स्पेंसर कमेनियस कौन है, शिक्षण सूत्रों के प्रतिपादक। या वो ये पूछता है कि शिक्षण सूत्र किसने दिए हैं, तो शिक्षण सूत्रों के प्रतिपादक कौन है, हर्बर्ट भी दे सकता है वो ऑप्शन में, खाली कमेनियस भी दे सकता है। तो आपको हर्बर्ट स्पेंसर कमेनियस कौन है, शिक्षण सूत्रों के प्रतिपादक। देखो, अगर इन शिक्षण सूत्र की अगर डेफिनेशंस की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या बताई थी मैंने अभी आपके लिए, जो अध्यापक होता है, या मैं कह सकता हूं शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। देखो, प्रतिपादक तो कौन हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस, शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। देखो, मेरा जो आज का जैसे मैंने लक्ष्य रख लिया या मैंने आज का जो उद्देश्य रख लिया, हालांकि लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग होते हैं, मेरा आज लक्ष्य है कि भाई मुझे साइंस के अंदर न्यूटन के गति के नियम पढ़ाने हैं। तो न्यूटन के गति के नियमों को पढ़ाने के लिए मैं किस तरीके का या किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करूंगा,
वह तरीका ही क्या कहलाएगा हमारा शिक्षण सूत्र। क्लियर हो गई बात कि शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अब चाहे मैं विद्यार्थियों को कैसे भी सिखाऊं, किसी भी शिक्षण सूत्र का प्रयोग कराऊं, मेरा काम क्या है, मेरे लक्ष्य तक पहुंचाना, उनको न्यूटन की गति के नियमों को बताना। क्लियर। तो शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन शिक्षण सूत्रों का जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो आगे अगर मैं बात करूं जो ये शिक्षण सूत्र हैं कितने हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं शिक्षण सूत्र लगभग हमको देखो है तो ये बहुत सारे 8-10 हैं लगभग, लेकिन हमको साइंस के अंदर जो शिक्षण सूत्र याद रखने वो 6-7 शिक्षण सूत्रों को याद रखना है। जैसे कि आपका पहला होगा, मैं आपसे पहला कह दूंगा सरल से जटिल की ओर। ठीक है, पहला शिक्षण सूत्र क्या हो गया हमारे पास, सरल से जटिल की ओर। तो सरल से देखो विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले क्या बतानी चाहिए हमको, सरल विषय वस्तुओं पे सबसे पहले विद्यार्थियों को सरल विषय वस्तु का अध्ययन कराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उनको किसकी ओर लेकर के जाना चाहिए, जटिल विषय वस्तु की ओर लेकर के जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, हम पढ़ा रहे हैं जैसे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको तत्वों के बारे में उनको जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई आवर्त सारणी में इतने तत्व होते हैं। और जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहले तो उनको 20 तक परमाणु क्रमांक याद कराने होते हैं, उसके बाद ही हम क्या करा सकते हैं आगे अध्ययन, उसके अर्थात ब्लॉकों के बारे में या वर्ग के बारे में या आवर्त क्या होता है उनके बारे में अध्ययन करा सकते हैं। तो हमेशा विज्ञान में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, सरल से जटिल शिक्षण सूत्र की ओर, यानी कि पहले सरल विषय वस्तु फिर जटिल विषय वस्तु। देखो दूसरा जो शिक्षण सूत्र होगा आपके पास, जैसे मैं कह दूंगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से किसकी ओर, अज्ञात की ओर। देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर बात करें, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं फॉर एग्जांपल हमने विद्यार्थियों से कह दिया कि भाई जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। ठीक है, विद्यार्थियों को समझ में आ गया कि भाई जो ताजमहल है वो कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। नॉर्मली 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा होता है, 5th या 6th क्लास में आ जाता है कि भाई ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है, ज्यादातर मालूम होता है। तो देखो ताजमहल की लोकेशन तो उनको पता है कहाँ पर है, आगरा में, लेकिन ये तो मैंने उनको बता दिया ज्ञात से अज्ञात की ओर। मैं कह रहा हूं कि हम आगरा घूमने के लिए गए, ताजमहल तो वहां पर मिल गया उनको, लेकिन जो हमने क्या कहा कि जो आगरा है उसकी लोकेशन उसकी क्या है, वो कहाँ कितनी सीमा बनाता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है, उसमें से कौन कौन सी नदी गुजरती है, कितने किलोमीटर तक गुजरती है, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये सारी जो लोकेशन रखी हमने उनसे क्या रखी, अज्ञात। तो हमेशा कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखो सरल से जटिल की ओर, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा जो शिक्षण सूत्र होगा आपका वो कौन सा होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी देखो एक बार तरह से मैं बात कहूं, जैसे कि स्थूल होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख नाक नेत्र, एंड ये जो चीजें महसूस करती हैं या जिनका हम अवबोध करते हैं वो वस्तुएं जो हमारे सामने हैं वो क्या है, स्थूल। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ मानव नेत्र। अब मानव नेत्र तो बड़ा है, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, जब मैं इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करूंगा तो मैं क्या कराऊंगा, जैसे मैं कॉर्निया है, रेटिना है ना, कॉरोइड क्या होता है, काचाभ द्रव क्या होता है, ये सारी क्या हो गई आंख के अंदर की। आंख तो एक स्थूल वस्तु हो गई, लेकिन इसके जो अंदर का पार्ट है वो क्या है, सूक्ष्म। तो सबसे पहले तो बड़े निकाय के बारे में उनको अध्ययन कराया जाता है, फिर उसकी छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कराया जाता है, किसके अंदर, विज्ञान के अंदर। ये क्लियर हुआ। देखो 3 शिक्षण सूत्र हमने पढ़ लिए, एक तो हो गया सरल से जटिल की ओर, दूसरा हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा हमारा हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखो चौथा जो शिक्षण सूत्र हमको प्रयोग में लेना है वो लेना है अनिश्चित से निश्चित की ओर।
ठीक है। देखो अनिश्चित से निश्चित की ओर इस वाले शिक्षण सूत्र को समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। अनिश्चित से जब निश्चित शिक्षण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसको देखो समझे। जैसे कि मैं कह दूंगा मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि रसायन विज्ञान का किसी केमिस्ट्री के चैप्टर का मैं अध्ययन करा रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए। ये नहीं कह रहा मैं 11th-12th का विद्यार्थी है, लेकिन छोटी क्लास का है ना, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक है, 8वीं या 9वीं 10वीं है ना, माध्यमिक हो जाएगा 10वीं तक, हालांकि 8वीं या 9वीं की बात कर लेते हैं। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं विद्यार्थियों के लिए किसी चैप्टर का हम अध्ययन करा रहे हैं, तो देखो पढ़ाना तो पूरा चैप्टर है उनके लिए, पूरा चैप्टर सारांश के रूप में हो गया, लेकिन अभी उसमें जो विषय वस्तु वो कितनी कैसी है, अनिश्चित है। जब वो पाठ्यक्रम उसका पूरा हो जाएगा, वो चैप्टर पूरा हो जाएगा, आपका वो पाठ पूरा हो जाएगा, तो जो लास्ट में अध्यापक होता है वो उसमें से एक मेन चीजों को या मेन जो टॉपिक्स होते हैं उनके एग्जाम में आने लायक, केवल उनकी ओर क्या करता है, उनको फिर फोकसित करता है। ये तो नहीं कह सकता ना प्रारंभ में जब चैप्टर स्टार्ट करा रहा है तभी वो निश्चित चीजों को नहीं कह सकता, क्योंकि फिर वो क्या है, बहुत सी जो विषय वस्तु है उसको छोड़ देंगे, वहां पर ही उसमें मन लगाकर रुचि नहीं रखेंगे, जो उनके भविष्य के लिए क्या होगी, खतरनाक। तो इसलिए हमेशा विज्ञान में कैसा शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। क्यों? क्योंकि देखो पढ़ाना पूरा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए होती हैं, लेकिन पूरा चैप्टर क्या है हमारे लिए, भविष्य के लिए या जो हमें सीखना है साइंस के बारे में उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमेशा अनिश्चित से निश्चित की ओर के शिक्षण सूत्र का किसमें प्रयोग किया जाएगा, विज्ञान के अंदर। देखो 4 हो गए, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। 3 शिक्षण सूत्र हो गए। बात करते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 5। तो 5 की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं कह दूंगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया, पहले जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को क्या दिखाई जाती है, प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई जाती है, और फिर अप्रत्यक्ष का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कह दूंगा एक पेन है, अभी मैंने कह दिया विद्यार्थियों को मैंने मार्कर नहीं दिखाया, मैंने उनको केवल पेन दिखाया और पेन के बारे में कह दिया कि भाई ये पेन है, लेकिन ये कैसा चलता है, पतला। और फिर उनसे एक हमने कह दिया कि एक और मोटा सा पेन आता है जो इस रूप में चलता है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया पेन का, लेकिन पेन का साइज कैसा होता है, मार्कर जैसा। तो हमेशा जो विद्यार्थी उनको जो ज्ञान कराया जाएगा वो कैसा कराया जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी कि सबसे पहले प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई जाएगी प्रैक्टिकल रूप में। क्लियर? कितने शिक्षण सूत्र हो गए हमारे पास, 5। देखो शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर व कमेनियस। शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग किया जाता है वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। पहला शिक्षण सूत्र क्या है हमारे पास, सरल से जटिल की ओर, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। देखो बात करें शिक्षण नंबर सूत्र 6 की, तो जैसे मैं कह दूंगा आपसे मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब भी लगभग ऐसा ही हुआ, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं बस जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के मस्तिष्क में मैं किसी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमने दिखाया उनके लिए छोटा हाथी दिखा दिया, जो या मैं ये कह सकता हूँ जो हमारे प्रत्यक्ष सामने है वस्तु उसको तो क्या कहते हैं, मूर्त। लेकिन जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे जो अंतर्ज्ञान है उस अंतर्ज्ञान में मस्तिष्क में बनता है वो क्या होगी, अमूर्त। तो हमेशा कौन सा किससे किधर की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। एक और शिक्षण सूत्र होगा नंबर 7 हमारे पास, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है,
ये कौन सा शिक्षण सूत्र हो गया? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखो पहले विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों में और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। तो सबसे पहले जो विषय वस्तु होती है विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाई जाती है? छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ाई जाती है, फिर धीरे धीरे क्या किया जाता है? उसी विषय वस्तु को बड़ा कर दिया जाता है, अर्थात संश्लेषण कर लिया जाता है। तो विज्ञान के जो शिक्षण सूत्र है, हमको कितने शिक्षण सूत्र प्रिपेयर करने हैं, कितने शिक्षण सूत्रों को लर्न करना है? 7 शिक्षण सूत्रों को लर्न करना है। कौन कौन से? देखो, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये सारे के सारे जो शिक्षण सूत्र हैं ये किसमें काम में लेने हैं हमको? साइंस के अंदर। क्लियर हो गई बात? देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। शिक्षण सूत्र किसने दिए हैं? हर्बर्ट स्पेंसर कमेनियस ने। शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग करेंगे वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। पहला शिक्षण सूत्र सरल से जटिल की ओर, अर्थात पहले सरल विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी, उसके बाद जटिल विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले ज्ञात वस्तु के विषय बताया जाता है, फिर उससे संबंधित अज्ञात विषय वस्तु के बारे में बाद में बताया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि पहले बड़े निकाय के बारे में, फिर उसकी संरचना के बारे में। अनिश्चित से निश्चित की ओर की अगर बात करें तो अनिश्चित का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब अनिश्चित विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा, फिर उसमें से निचोड़ निकाल करके क्या निश्चित विषय वस्तु के बारे में बताया जाएगा। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई जाएगी, बाद में अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान कराते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर की बात करते हैं, तो मूर्त का मतलब होता है जो विषय वस्तु हमारे जस्ट सामने है, और अमूर्त क्या हो जाएगी? जिसका हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है, जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? अमूर्त विषय वस्तु। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये कौन सा शिक्षण सूत्र हो गया हमारे पास? 7वां शिक्षण सूत्र हो गया। क्लियर? तो आपको 7 ही शिक्षण सूत्र याद लर्न करने हैं। आगे देखो बात करते हैं, इसी में देखो एक नोट लगाता हूं मैं नीचे। देखो नोट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि देखो शिक्षण कार्य कौन करा रहा है? तो शिक्षण कार्य किस पर निर्भर कर रहा है? पूरा का पूरा हमारे अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। अध्यापक जैसा शिक्षण कार्य करवाता है वैसे ही विद्यार्थी सीखते हैं। तो मैं कह दूंगा जो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, तो शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? हमेशा कौन होगा? अध्यापक होगा। लेकिन अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, ज्ञान अर्जित करना। तो ज्ञान अर्जित करने का काम कौन करते हैं? विद्यार्थी करते हैं, छात्र करते हैं। तो मैं कह दूंगा अधिगम का केंद्र बिंदु कौन होगा? तो अधिगम का केंद्र बिंदु होगा कौन? छात्र या विद्यार्थी। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं कह दूंगा आपसे शिक्षण का केंद्र बिंदु। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु जो होगा वो कौन होगा? शिक्षक। अधिगम का केंद्र बिंदु अधिगम का केंद्र बिंदु, तो अधिगम का केंद्र बिंदु कौन होगा? विद्यार्थी या छात्र। ठीक है, तो अधिगम का केंद्र बिंदु तो विद्यार्थी या छात्र होगा, लेकिन शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होगा? शिक्षक होगा। क्लियर? देखो अब थोड़ा सा शिक्षण सूत्रों की बात हो गई। अब यहाँ पे जो हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं, इनका जो शिक्षण जो उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य किस लिए अध्यापक कराता है, उन शिक्षण उद्देश्यों का उद्देश्य क्या होता है, जो शिक्षण कार्य करवाता है तो उनका उद्देश्य क्या है। बात करूंगा मैं शिक्षण उद्देश्यों की। अब देखो हमको बात करेंगे 3 स्तरों पर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वो दे देगा कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर का उद्देश्य निम्नलिखित में से होता है या कौन सा नहीं होता है। प्राथमिक स्तर का शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, या उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान कराया जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं पहले प्राथमिक स्तर पर, शिक्षण के उद्देश्य
यानी कि मैं सीधा कह सकता हूं प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। विज्ञान शिक्षण देखो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, अगर देखो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर जो होता है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान का शिक्षण कराना क्यों आवश्यक होता है, उसका उद्देश्य या उनका टारगेट क्या होता है अध्यापकों का, उसके बारे में हमको पढ़ना। जैसे कि देखो पहले सर्वप्रथम जो विद्यार्थी होगा प्राथमिक स्तर मतलब छोटी क्लासों का हो गया 1 से 5th तक हो गया, तो पहला जो इसका शिक्षण उद्देश्य होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो जो प्राकृतिक वातावरण है, हमारे चारों ओर का जो प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण शिक्षण में उनको क्या सिखाया जाता है कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। तो पहला प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, प्राकृतिक जो वातावरण है, ये जो बाह्य वातावरण है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। क्लियर। देखो पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो फिर था प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य हो गया जैसे कि जो अभ्यर्थी हैं या जो विद्यार्थी हैं उनको ये बताना ऊपर क्या है, आसमान है, हमारे चारों ओर क्या है, ये वायुमंडल है ना, जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, धरातल। तो ये क्या है, प्राकृतिक वातावरण है, या मैं कह दूंगा हम कहाँ पर हैं, धरती पर, और ये किसकी सतह है, पृथ्वी की सतह है। तो इस तरह से प्राकृतिक जो वातावरण है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देना, ये सारी चीजें के प्राथमिक स्तर का पहला उद्देश्य होता है, प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना। क्लियर। दूसरा, अब देखो प्राकृतिक वातावरण के बारे में हमने जानकारी तो प्रदान कर दी, अब बच्चे के मन में क्या प्रभाव आएगा, जैसे कि बादल ऊपर ही क्यों है, ये नीचे क्यों नहीं आते हैं, आसमान नीचे क्यों नहीं आता है। तो दूसरा जो उद्देश्य होगा, जो अभ्यर्थी होंगे उन अभ्यर्थियों में किसका विकास करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति से तात्पर्य हो जाएगा जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को, देखो अभिवृत्ति का मतलब अग्रसर की ओर, मतलब वैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करना, उनको प्राकृतिक वातावरण के बारे में इस प्रकार से जानकारी प्रदान करना कि वो सोचने के लिए हल्का सा चिंतन करने के लिए अग्रसर होने लगे। तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य। दूसरा हो जाएगा, पहला था प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, दूसरा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। देखो अगर मैं यहाँ पे तीसरे की बात करता हूँ तो देखो तीसरा जैसे मैं कह दूंगा जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को अनुशासन प्रिय बनाना। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, जैसे जो अभ्यर्थी हैं मैं उनसे कहूँगा कि भाई हमें सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। अगर सूर्योदय से पूर्व नहीं उठेंगे तो क्या होगा, सूर्य की जो हानिकारक विकिरणें आएंगी, जब हम एक साथ उठ करके बाहर आएंगे तो डायरेक्ट सूर्य की विकिरणें हमारे ऊपर आपतित होंगी और वो क्या हो जाएंगी, फिर नुकसानदायी होगी। तो इसलिए उनका जो मस्तिष्क है, उनके मस्तिष्क में किसके लिए विचार उत्पन्न करना, अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए, उनके जीवन को अनुशासन प्रिय बनाने के लिए क्या करना, सहयोग करना। तीसरा, छात्रों के मस्तिष्क को अनुशासन बनाना, या मैं कह दूंगा जो छात्र हैं उनमें अनुशासन की योग्यता को क्या करना, विकसित करना। तीन हो गए, देखो प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, छात्रों के मस्तिष्क को अनुशासन प्रिय बनाना। देखो बात करें अगर हम किसकी, चौथे की, देखो जैसे कि मैं चौथा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको जो स्वस्थ रहने की, या मैं कह दूंगा जो शारीरिक स्वच्छता है, शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देना। प्राथमिक स्तर पर ऐसी चीजें तो सिखाई जाती हैं बच्चों के लिए। तो चौथे नंबर का क्या हो जाएगा,
शारीरिक स्वच्छता व स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। कितने हो गए? 4। शारीरिक स्वच्छता व स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। एक 5 नंबर का होगा आपका विज्ञान की प्रगति के बारे में बताना। देखो कितने उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर हमारे पास। प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना, छात्रों के मस्तिष्क को अनुशासन प्रिय बनाना, शारीरिक स्वच्छता व स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, विज्ञान की प्रगति के बारे में बताना। तो देखो ये सारे के सारे प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। ये तो नहीं है कि प्राथमिक स्तर का जो बालक है वो प्रैक्टिकल कर सकता है, उसके लिए उनको प्रेरित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वो मैगजीन्स पढ़ सकते हैं या विज्ञान की जो खोज हैं उनको करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, सिद्धांतों और नियमों को सीख सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर कितने याद रखने हैं आपको? 5। विज्ञान की प्रगति के बारे में बताना, शारीरिक स्वच्छता स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के मस्तिष्क को अनुशासन प्रिय बनाना, वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना, प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हो गए। बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हो जाएंगे हमारे पास। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हो जाएंगे। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस उत्पन्न करूंगा मैं बस। यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर का उद्देश्य पहला क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना। लेकिन मैं उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या बताऊंगा? प्राकृतिक जो वातावरण है, इस प्राकृतिक वातावरण का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। तो देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर पहला क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव के बारे में बताना। देखो प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव के बारे में बताना, जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना। मैंने उनसे कहा था कि जो भाई वायुमंडल में क्या है? बादल। तो इसमें तो हमने बादलों के बारे में जानकारी प्रदान की प्राथमिक स्तर पर, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या बताना? जैसे अगर बादल फटा तो नीचे क्या आ सकती है? बाढ़। बादल अगर तेज गर्जना करते हैं तो बिजली गिर सकती है या अधिक बरसात भी कर सकते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव के बारे में किस स्तर पर बताया जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर। दूसरा जैसे मैं उच्च प्राथमिक स्तर पर देखो यहाँ पे था वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना, लेकिन यहाँ पे जो काम होगा हमारे पास वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना। यानी कि मैं कह सकता हूं देखो यहाँ पे वैज्ञानिक अभिवृद्धि मतलब वैज्ञानिक प्रगति की ओर अग्रसर तो किसमें करा जाता है? प्राथमिक स्तर पर। लेकिन यहाँ पे देखो वैज्ञानिक अभिरुचि, जो प्राकृतिक घटना हुई है उस प्राकृतिक घटना के बारे में रुचि पूर्वक सोचने के लिए मजबूर किसमें करवाया जाता है विद्यार्थियों को? उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करना, वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना, वो कौन से स्तर का उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक स्तर का। देखो तीसरा जो इसमें होगा, यहाँ पे अभिरुचि का विकास हुआ, विद्यार्थी क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या बताएंगे उसको? जो नियम सिद्धांत होते हैं, जैसे मैं कह दूंगा विज्ञान के नियम व सिद्धांतों से परिचित कराना। ठीक है।
नियम व सिद्धांतों से परिचित कराना। जैसे कि मैं कह सकता हूँ पृथ्वी पर क्यों चलते हैं, किस बल के कारण चल पाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चल पाते हैं। इस चीज के बारे में किस स्तर पर बताया जाएगा विद्यार्थियों को, उच्च प्राथमिक स्तर पर। विज्ञान के नियम व सिद्धांतों से परिचित कराना कौन से स्तर का उद्देश्य होगा, उच्च प्राथमिक स्तर का उद्देश्य होगा। वो ये पूछ सकता है कि विज्ञान के नियम व सिद्धांतों से परिचित विज्ञान शिक्षण के किस स्तर पर करवाया जाता है, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, या वो इन चारों में से देखो यहाँ से 4 पॉइंट दे देगा वो क्वेश्चन में, वो ये क्या देगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है, तो 3 तो वो इनमें से दे देगा और एक कहाँ से उठा लेगा, यहाँ से उठा सकता है, दूसरी जगह से उठा सकता है। क्लियर। देखो एक चौथे नंबर का जो हमारे पास होगा, विज्ञान के नियम व सिद्धांतों से परिचित कराना, यहाँ पे होता है शारीरिक स्वच्छता व स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। देखो यहाँ से समझना, इसमें तो शारीरिक स्वच्छता और स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या हमने विद्यार्थियों को प्रेरित किया है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ एक विद्यार्थी है और वो दुकान पर जाकर के क्या खा रहा है, समोसे खा रहा है और उसी पर मक्खी बैठ रही है, तो वहां पे जाकर के देखो मक्खी तो बैठ गई, यहाँ पे वो शारीरिक स्वच्छता से बच्चा यहाँ पे अवगत हो गया, लेकिन जब उच्च प्राथमिक स्तर पर आया तो विद्यार्थी को क्या बताया अध्यापक ने कि मक्खियां होती हैं वो क्या लेकर के आते अपने साथ, बैक्टीरिया वायरस को उसके भोजन पर छोड़ जाएंगी, समोसे पर छोड़ जाएंगी और उनको क्या करेगा, खाएगा। तो इन चीज़ों से उसको अवगत कराने के लिए, इन चीज़ों से सावधानी बरतने के लिए उनको क्या कराया जाता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या किया जाता है, तर्कपूर्ण व सुनियोजित ढंग से जीवन जीना सिखाना। ठीक है, तो चौथा उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारे पास विज्ञान शिक्षण का, तर्कपूर्ण व सुनियोजित ढंग से जीवन जीना सिखाना। वो दूसरे विद्यार्थी को अगर देखता है उसी दुकान पर समोसे खाते हुए, उसको तर्क दे करके और क्या करेगा, अब उसके जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने का क्या कर देगा, सलाह देगा। ठीक है, लास्ट एक और होगा यहाँ पे हमारे पास, लास्ट 5वां। इसमें जो 5 था विज्ञान की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करना, इसमें वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अगली जो उसकी कक्षा होगी, अगली कक्षा में विज्ञान के लिए तैयार रहना, रुचिपूर्वक तैयार रहना। तो देखो कितने शिक्षण उद्देश्य हो गए हमारे पास, कितने हो गए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताना, वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना, विज्ञान के नियम व सिद्धांतों से परिचित कराना, तर्कपूर्ण व सुनियोजित ढंग से जीवन जीना सिखाना, अगली कक्षा में विज्ञान के लिए तैयार करना। एक और रह गया माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।